This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज एक आयत मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। आले इमरान की आयत नंबर है 31। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। यानी अल्लाह ताला कहते हैं, यानी एक अपनी मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं कि कह दीजिए कि अगर तुम मेरे से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो। और उसका इनाम अल्लाह ताला कहते हैं मैं भी तुमसे मोहब्बत करूंगा। अब आप देखें कि अगर किसी से कोई शख्स मोहब्बत करे तो उसको लेट डाउन तो नहीं करेगा दुनिया में ना आखिरत में। यानी कितना बेहतरीन पैगाम अल्लाह ताला ने बता दिया कि अगर तुम मेरे से मोहब्बत करते हो तो पहला मेरिट क्या है कि तुम मेरे से मोहब्बत करते हो, तो उसकी निशानी क्या है? फत्तबिऊनी, जो मैंने कहा है उसकी पैरवी करो। और अल्लाह ने क्या कहा है? झूठ ना बोलो, अच्छे लोगों के साथ रहो, किसी की महफिल में इंसल्ट ना करो, मेरी इबादत करो। ऐसे ही है ना? इत्तबा तो यही है कि जो भी अल्लाह ने कहा है मैंने उसकी और अल्लाह ताला क्या कहते हैं, मैं तुम्हें क्या इनाम दूंगा? मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। और अगला इनाम, यगफिर लकुम, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर दूंगा। जो तुम गलती कर चुके हो तो वो भी तुम्हें माफ कर दूंगा। तो देखें कितना जबरदस्त जो है अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एक जबरदस्त किस्म का हमें पैगाम दे दिया कि अगर तुम मेरे से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी इत्तबा करो और मैं भी फिर तुमसे मोहब्बत करूंगा। और जब अल्लाह ताला मोहब्बत करेंगे तो फिर हमें किसी और के हवाले नहीं करें। तो हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। हमारे अंदर एक बड़ी बुराई है कि हम लोगों का माल इस्तेमाल करके उसको बुरा नहीं समझते। मस्जिद में गए तो किसी का जूता पहन के वॉशरूम में चले गए, वो बेचारा परेशान है पीछे, तो उसको पता ही नहीं है कि मेरा जूता गायब हो गया। राइट? वालेकुम अस्सलाम। तो इसलिए हमें जिंदगी में किसी की चीज को अपनी मलकियत नहीं समझना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर आजकल जैसे गवर्नमेंट दी जाती है किसी को, वो आवाम का पैसा है ना। जब उसको वो अपनी मलकियत समझ लेते हैं तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। हराम हो गया ना वो, आपका वो हक नहीं था कि आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह जॉब करें तो जॉब के ऊपर भी ये काम ना करें। वालेकुम अस्सलाम। और आपने नौकरी की है, वहां के जो एसेट्स हैं वो आपके नहीं है, वो उस मालिक के हैं। उसने जिस हद तक आपको कहा उस हद तक इस्तेमाल करें। समझ आ रही? इसी तरह कोई ग्राहक आ गया है, उसने आपको पैसे दिए हैं, उसके पैसे के एवज उसको पूरी चीज दें, तो आप फिर दुनिया में तरक्की क्यों नहीं करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरे बाजार में लोगों को पता होगा कि फलां शख्स को जो पैसे दोगे वो चीज ठीक देगा तुम्हें। मैं एक शख्स को जानता हूँ, बाजार में वो रहता है, उसकी दुकान है। उसको मैंने छोटी सी दुकान से शुरू होते 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 मैंने देखा कि उसने बहुत बड़ी दुकान बना ली। उसका एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। तो हम करते ये थे, ग्रोसरी की आइटम लिख के पर्ची पे उसको दे देनी, उसने कहना जी वापसी पे ले जाइएगा। घंटे दो बाद हमने जाना तो उसने वो चीजें हमारी पैक की होती थी, हम उठा के ले आते थे। तो एक दफा मैं ऐसे ही जा रहा था तो उसने कहा जी बात सुनिएगा। तो उसने ना मुझे कस्टर्ड ऑयल जो था वो दिया। तो उसने कहा जी ये आपका रह गया था तो ये आप ले जाएं। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उस दिन जो मैं सामान लेकर गया उसमें से ये आइटम मिसिंग थी। तो मैंने कहा उस दिन भूल गए थे? कहता नहीं भूल नहीं गया था, उस दिन चीज ठीक नहीं थी, बू आ रही थी या कोई मसला था, तो मैंने अच्छा नहीं समझा कि मैं आपको चीज दूं। तो मैंने कहा जब आप गुजरेंगे या मैं खुद पकड़ा जाऊंगा तो ये आपकी आइटम है। अब दो चीजें उसने मुझे बताई। एक तो वो जो चीज मेरे पास मौजूद थी, मैंने आपको गंदी चीज नहीं दी। दूसरा, मैंने खयानत नहीं की, ये माल आपका है, आप यहाँ से ले जाएं। अब पूरे बाजार के अंदर सारे लोग वेले बैठे हों, उसकी दुकान पे रश होता है। कोई चोर होगा, कोई डाकू होगा, कोई मौलवी होगा, उसकी दुकान पे खड़ा होगा। पता है हर एक को।
आप किसको धोखा दे रहे हैं? आप एक बच्चे को धोखा नहीं दे सकते। उसको एक दफा बुलाएं, आओ बेटा, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, ये लो टॉफी, हाथ में आपके कख भी नहीं है, वो पास आए, उसको उठाया, 2 पपियां नहीं, छोड़ दिया। 2 दफा करेंगे वो दोबारा नहीं आएगा, वो दफा हो। वो बोल नहीं सकता, अभी बोलने की शकत, लेकिन आप उसको धोखा नहीं दे सकते, तो किसको धोखा दे रहे हैं? समझ आ रही? इसलिए इस चीज से हमें बाज रहना चाहिए। हमें अपने आप को बहुत सियाना और दूसरों को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ताला की मखलूक जो है वो कोई भी बुरी नहीं है। यानी जिसको धोखा दे रहे हैं वो उसको किसने बनाया है? अल्लाह ने। तो अल्लाह ने उसको बुरा बना दिया, उसके अंदर जोर छोड़ दिया, पागल है वो। अल्लाह की मखलूक को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो लोगों को धोखा देते हैं खुद ही धोखा खा रहे होते हैं, ये सबसे बड़े धोखे में खुद होते हैं। इसलिए जो है वो हमें ये करना चाहिए। तो अल्लाह ने जो बात कही है, अल्लाह ताला की ज़ात ने, कि अगर मेरे से मोहब्बत करते हो तो उसका एक हल है, मेरी बात को मानो, 2 इनाम दूंगा, तुमसे मोहब्बत करूंगा और तुम्हारे पिछले गुनाहों को भी माफ़ कर दूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत के लिए हमें हमारे अंदर हिम्मत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेल्स टैक्स का जो लेक्चर है, बेसिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है सेल्स टैक्स के ऊपर। सेल्स टैक्स में हमने जो बातें डिस्कस की उसको दोबारा मैं ज़रा आपको वो रिवाइज करवा दूं कि सेल्स टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो है आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स। जो हम लोगों से टैक्स लेते हैं और जो उसमें से हम देते हैं वो माइनस करेंगे और पे करते हैं। आपका जो सेल्स टैक्स है उसको, उस सेल्स टैक्स को इनपुट टैक्स कहा जाएगा। उसकी कुछ कंडीशंस हैं। क्या आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप टैक्सेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, डायरेक्ट उसके कंज्यूमर ना हो, फेक इनवाइस ना हो, जाली इनवाइस ना हो, आपने टैक्स दिया हो। ये कंडीशन है जो आज इंशाल्लाह हमने डिस्कस करनी है। अदरवाइज ये सेल्स टैक्स ही रह जाएगा। ये आपका इनपुट टैक्स है। यानी दुनिया पाकिस्तान में बहुत सारे लोग टैक्स देते हैं लेकिन हर शख्स उसको इनपुट टैक्स नहीं कहता। इस सेल्स टैक्स को इनपुट टैक्स बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर 22 करोड़ लोग हैं, हर बंदा अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कहता, लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो इंसान होते हैं। ऐसे ही है ना? लेकिन हर इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसी तरह जो इनपुट टैक्स है, हर इनपुट टैक्स ये कंफर्म है कि सेल्स टैक्स होगा, लेकिन हर सेल्स टैक्स जो है वो लाजमी नहीं कि इनपुट टैक्स हो। उसकी कुछ कंडीशन लॉ ने बताई हैं कि कैसे ये इनपुट टैक्स बनेगा। इनपुट टैक्स से मुराद कि आप कब इसको सेल्स टैक्स को माइनस कर सकते हैं। अगर आप इसको अपने आउटपुट टैक्स में से माइनस नहीं कर सकते तो वो सेल्स टैक्स तो हो सकता है, इनपुट टैक्स नहीं हो सकता। ये बात क्लियर होगी ना? अच्छा, इसके लिए हमने कुछ चीजें बेसिक डिस्कस की थी। एक किया था हमने थर्ड शेड्यूल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थर्ड शेड्यूल में अगर आपको एग्जाम में सेल प्राइस भी गिवन हो और उसकी रिटेल प्राइस भी गिवन हो तो आप किसको लेंगे? रिटेल प्राइस। इसके ऊपर अगर डिस्काउंट गिवन हो तो आपने उसको नहीं लेना। रिटेल प्राइस के ऊपर जो है, जो रिटेल गुड्स होती है उनके ऊपर डिस्काउंट नहीं लेते। उसके बाद हमारे पास था 6 शेड्यूल। इसमें जो आइटम्स होती हैं वो क्या होती हैं? एग्जेम्प्ट होती हैं। इसका नुकसान आपको ये होता है कि इसका जो सेल्स टैक्स होता है वो आपका सेल्स टैक्स ही रहता है, वो इनपुट में कन्वर्ट नहीं होता। आप उसको यानी माइनस नहीं कर सकते। इसके बाद हमने एक शेड्यूल किया था, 5th शेड्यूल। राइट, 5th शेड्यूल टैक्सेबल गुड्स हैं। सिर्फ एक ही शेड्यूल एग्जाम का है, बाकी तमाम टैक्सेबल के हैं। 5th शेड्यूल में जो आपकी आइटम्स हैं वो क्या होती हैं? वो उनका टैक्स रेट है 0%। कितना है? 0%। यानी आपके क्वेश्चन में जो रिफंड आने के 99% चांस है वो इन आइटम्स की वजह से हैं। और इसमें सबसे बड़ी आइटम जो है वो एक्सपोर्ट है आपकी। और 2 तरह की एक्सपोर्ट हमने पढ़ी थी कि वो जीरो रेटेड नहीं होगी।
अगर आपने किसी मुल्क में एक्सपोर्ट की इस मकसद से कि आपने दोबारा इंपोर्ट कर लेनी है, या आपने अफगानिस्तान या उन मुल्कों को एक्सपोर्ट की जिसमें आपको मना किया गया है, फिर भी आपकी वो एक्सपोर्ट जो है वो इससे बाहर आ जाएगी। इसमें फिर कुछ आइटम्स भी हैं, बाइसिकल है, इसके अंदर जो है पेंसिल है, शार्पनर है, ठीक है, ड्राइंग बुक्स वगैरह आ जाती हैं इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो अगर डिप्लोमेटिक, अगर आप उनको सप्लाई करेंगे, ईपीजी को सप्लाई करेंगे, ईपीजी की शर्त ये है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए, राइट, किसी आप कन्वेंस में सप्लाई दें जो पाकिस्तान से बाहर जा रही है, वो भी आपकी क्या हो जाएंगी, जीरो रेटेड। जीरो रेटेड से मुराद जहन में फौरन आना चाहिए पैसा वापस मिलना है, अगर दिया हुआ है तो। अगर नहीं दिया हुआ तो फिर तो नहीं मिलना ना आपको। ये चीजें इसमें थी। एक शेड्यूल हमने देखा था 8 शेड्यूल, इसमें भी देखें, इसमें भी टैक्सेबल गुड्स हैं, इसमें भी, इन तमाम में टैक्सेबल गुड्स हैं, ठीक है ना। यहाँ आपको रेट्स मिलेंगे ना, यहाँ रेट्स मिलेंगे ना, यहाँ रेट्स मिलेंगे, यहाँ आपको रेट्स मिलेंगे, राइट। और वो क्या होंगे, रिड्यूस टैक्स रेट्स होंगे। ठीक है जी, ये बातें हमने डिस्कस की थी। इसके हमने कल प्रैक्टिस की थी 9 क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन मैंने आपको वो दे दिया था, राइट। आज एक क्वेश्चन है हमारा, दिस वन। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये मैंने लिखा हुआ है कॉमन एक्सपेंडिचर का। यानी समझिए कि एग्जाम में इस चीज के आने के 99% जो है वो क्या है, चांसेस हैं कि आपको कॉमन एक्सपेंडिचर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कॉमन एक्सपेंडिचर्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसकी थोड़ी सी मैं आपको पहले फिलॉसफी समझा दूं। देखें, अगर कोई शख्स टैक्सेबल गुड्स परचेज करता है और उससे क्या करता है, वो टैक्सेबल गुड्स ही सप्लाई करता है, तो ये इसका आउटपुट हो गया और ये इसका इनपुट हो गया। इसी तरह अगर कोई शख्स टैक्सेबल गुड्स परचेज करता है और उसको एक्सपोर्ट कर दे, तो ये वाला जो इनपुट टैक्स है इसका क्या हो जाएगा, रिफंड। इसका आउटपुट तो नील होगा, जीरो, लेकिन इसका जो इनपुट है वो क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। और अगर कोई शख्स जो है वो टैक्सेबल गुड्स खरीदे और उससे एग्जेम्प्ट गुड सप्लाई बन जाए और वो सप्लाई करते, तो इसका इनपुट क्या होगा, जाया होगा। 3 चीजें मैंने बताई हैं। अगर टैक्सेबल गुड्स आपने परचेज की और सप्लाई की टैक्सेबल गुड्स की, तो आप उस आउटपुट में से क्या करेंगे, इनपुट माइनस कर लेंगे। अगर आपकी जीरो रेटेड गुड्स होंगी तो आपका इनपुट क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। और अगर आपने एग्जेम्प्ट की तो फिर क्या होगा, आपका इनपुट जो है वो जाया हो जाएगा। ये तो इंडिपेंडेंट सिचुएशन है, ये भी पेपर में आई हुई है। लेकिन ज्यादातर एग्जामिनर क्या करता है, वो कहता है कि आपने टैक्सेबल गुड्स खरीदी, लेकिन जो चीजें आपने बनाई हैं उससे 3 चीजें बना ली हैं, और इसके मुतालिक वो अलग अलग नहीं बता रहा। देखें, बात बड़ी गौर से सुननी है। अगर एग्जामिनर आपको ये बात कह दे कि मैंने 100 रुपए का पेपर खरीदा, मिसाल है, और उसमें 50 रुपए का पेपर मैंने टैक्सेबल में यूज कर लिया, 20 रुपए का एक्सपोर्ट में यूज कर लिया, और मैंने 30 रुपए का एग्जेम्प्ट में यूज कर लिया, तो फिर तो सवाल आसान है। हम यानी ये 100 रुपए का 50% इनपुट यहाँ ले जाएंगे। क्या हो गया, 50% इनपुट हम यहाँ लिख देंगे, जो भी इनपुट होगा उसका 20% इनपुट जो है वो उसका रिफंड क्लेम कर लेंगे, और 30% जाया हो जाएगा। 100 की मिसाल ले लें, बात खत्म होगी ना। ये बात समझ आई कि नहीं आई, कि नहीं आई। लेकिन अगर सवाल ये है कि एग्जामिनर मुझे इसकी ये यूजेज ना बताए, जो कि अक्सर केस एग्जाम में होता है, बस उसने कहा जी 100 का खरीदा है और उसमें से मैंने ये तीन हरकतें की हैं और खामोश है, क्या है, फिर एक अजम्पशन ली जाती है एग्जाम के अंदर। क्या अजम्पशन ली जाती है, इनकी जो सेल होगी ना उसके मुताबिक इस 100 रुपए को
अपोर्शन किया जाएगा। यानी अगर तो बता दिया जाए, बार बार कह रहा हूं, अगर तो इसका एग्जैक्ट बता दिया जाए तो फिर ये कॉमन नहीं है, फिर स्पेसिफिक है, हर एक का पता है, इतना इधर इस्तेमाल हुआ, इतना इधर, इतना इधर। अगर ना बताया जाए तो फिर 100 की अपोर्शनमेंट कैसे होगी? वो इन तीनों सप्लाईज की जो सप्लाई वैल्यू होगी उसके मुताबिक करेंगे। मिसाल के तौर पे एग्जामिनर इसकी आपको सप्लाई वैल्यू बताता है, टैक्सेबल की कहता है जी 10,000 रुपया है, इसकी कहता है जी 5,000 रुपया है, और इसकी 5,000 रुपया है, टोटल कितनी हो? 20,000 रुपया। अब लेट से 100 रुपए का इनपुट है, तो आप क्या करेंगे? इसका इसमें वेट कितना है? 50%, यानी 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000, इसका वेट कितना है? 5,000, 20,000, इसका 5,000, 20,000, और ये 100, 100 और 100, ठीक है। तो यानी 50 रुपए यहाँ चला गया, 25 इधर आ गया, 25 ये जाया हो जाएगा, ये रिफंड हो जाएगा, और ये आपका आउटपुट में से माइनस हो जाएगा। ये अच्छा, ये एस्टिमेटेड है, ये क्या है? ये एक्चुअल नहीं है, क्या है? एस्टिमेटेड है, और एस्टिमेटेड प्रोविजनल भी कहते हैं, आरजी, प्रोविजनल असेसमेंट देखी ना, प्रोविजनल, आरजी, एस्टिमेटेड। असल में लॉ ने इसको प्रोविजनल कहा है। क्या कहा है? ये एक एस्टिमेट है, अगर कोई आपके पास बेस मौजूद नहीं है तो उसकी सप्लाई वैल्यू के अकॉर्डिंगली इसको कर लो। ये है सवाल जो पेपर में आता है। इसकी एक समझ आ गई हो तो बता दें। समझ आ गई कि नहीं? अब जरा कहानी सुनिएगा, ये क्वेश्चन जरा हम देखते हैं। ये कहता है जी, मिस्टर अमीर हैज परचेज्ड पेपर वर्थ ₹150, पेपर खरीद लिया। he sold paper in the local market at ₹150,000. some of the paper was exported at ₹100,000. ये किस में आ गया? फिफ्थ शेड्यूल। and some paper was used in the manufacturing of books which were sold in the local market at ₹75,000. he has also paid electricity bill of 15,000. उसने 15,000 रुपये बिजली का बिल भी दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ ये थर्ड शेड्यूल गलत लिखा हुआ है, इसको जरा ठीक कर दीजिए। ये बात समझ आई? अब मुझे बताएं, क्या ये जो पेपर खरीदा है इसका बताया गया है ये कहाँ कहाँ कितना इस्तेमाल हुआ है? बताया गया है? बताएं 1.5 लाख में से कितना पेपर जो है वो लोकल मार्केट में बिका, कितना जो है वो इस्तेमाल हुआ एक्सपोर्ट में, कितना जो है वो किताबों में इस्तेमाल हुआ? बताएं कितना इस्तेमाल हुआ है? नहीं, क्वेश्चन में बताएं, बताया गया है। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल सुना आप? सेल वैल्यू बताई गई है ना, ये तो नहीं बताया कि उस 1.5 लाख में से कितने परसेंट कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ। ये बिजली का बिल बताया है कहाँ कहाँ कितना कितना इस्तेमाल हुआ। अच्छा, चलें एक और गेम करते हैं, इसमें से हम अपनी आउटपुट और इनपुट को फाइंड करते हैं, ताकि हमें पहले ये गेम तो समझ आए ना। आप मुझे बताइएगा, ये 1.5 लाख रुपया क्या है? इनपुट है, आउटपुट है? बताइएगा। सब नहीं बोल रहे, ईमान की कमजोरी है। ये 1.5 लाख रुपए जो मैंने कागज खरीदा है, ये इनपुट है, आउटपुट है? समझ आ गई? इनपुट है। चले, ये जो पेपर 50,000 रुपया ये बेचा है माल, ये क्या है? ये जो एक्सपोर्ट की है ये आउटपुट, और ये किताबें जो हमने बेची हैं, और ये 15,000 रुपया आउटपुट है, इनपुट है?
इनपुट है आउटपुट है, खर्चा है या इनकम है? तो इनपुट हुई ना, ये समझ आ गई, आइडेंटिफाई हो गया। अब जब सवाल के अंदर, अब सुनिएगा जरा कहानी, अब असल बात जो है ना, पार्टी अब शुरू हुई है, पार्टी अब शुरू हुई। अब गेम ये है कि अगर सवाल के अंदर आपको इनपुट गिवन हो, नंबर वन शर्त क्या है कि सवाल के अंदर इनपुट गिवन हो और इसके साथ आपको जो सप्लाई है वो डाइवर्सिफाइड हो। क्या हो? डाइवर्सिफाइड मीन उसमें टैक्सेबल भी है, एग्जेम्प्ट भी है और जीरो रेटेड भी है, या टैक्सेबल है और एग्जेम्प्ट है, दो ही हैं, या टैक्सेबल है और एग्जेम्प्ट है, ये दो हैं, या एग्जेम्प्ट है और जीरो रेटेड है, या ये तीनों हैं। लेकिन इनपुट की कहानी बताई नहीं जा रही कि कहां पर कितना इस्तेमाल हुआ। उस इनपुट को हम कॉमन इनपुट टैक्स कहते हैं। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं उसको? ये बात समझ आ गई। अब चूंकि इस सवाल के अंदर दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, इनपुट टैक्स गिवन है और सेल क्या है? डाइवर्सिफाइड है, और इनपुट की हमें अलग अलग पता नहीं है। इस क्वेश्चन को हम कहेंगे कि ये एक नॉर्मल सवाल है। ये क्या है? ट्रेडिशनल सवाल है। इसका स्टेप नंबर वन सुनिएगा। अब इसके आते हैं स्टेप्स के ऊपर कि इसके स्टेप्स क्या होंगे। ये डेटा याद रखना बस आप। जिस क्वेश्चन में इनपुट हो और आपकी डाइवर्सिफाइड सेल हो, उसका वर्किंग वन बनाएंगे हम कॉमन इनपुट टैक्स। इसका लॉ में जो नाम इस्तेमाल हुआ वो है रेजिजुअल। ये ज्यादा टेक्निकल टर्म है, रेजिजुअल। असल इसका नाम रेजिजुअल ही होना चाहिए। क्यों? रेजिड्यू कहते हैं बचने वाली चीज जिसका आपको पता नहीं चल रहा, मिसलेनियस किस्म की, जिस जो जो एलोकेट हो गई कर दे, जिसका नहीं पता चल रहा उसको क्या कहेंगे? रेजिजुअल, बच गया है। नंबर टू, स्टेप नंबर टू करेंगे इसकी अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट कैसे करेंगे देखिएगा, आप यहां पर सप्लाईज लिखेंगे, टैक्सेबल, जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट, और यहां पर आप इनकी वैल्यूज लिखेंगे। अच्छा, इसको आप राउंड कर लिया करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन आसान हो जाता है। फिर आप यहां पर क्या लिखेंगे? इनपुट टैक्स, कॉमन इनपुट टैक्स या रेजिजुअल। यहां आपने लिखना है वर्किंग वन। क्या लिखना है? वर्किंग। ठीक है। अगर क्वेश्चन में फिक्स एसेट गिवन हो जिनका आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं, वो भी आपने यहां लिखने हैं, उसका अलग से कॉलम बनाना है। फिक्स एसेट, ये कौन से फिक्स एसेट होंगे पहले मैं आपको बता दूं। अगर तो एग्जाम में सिर्फ वर्ड फिक्स एसेट कहा हुआ है, क्योंकि जिस चीज के आप एंड कंज्यूमर हो उसका आप इनपुट नहीं क्लेम कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। या वो इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल रजिस्टर हो, या फॉक लिफ्टिंग व्हीकल हो। ये अगर एग्जाम में सिर्फ फिक्स एसेट हो, बताया ना गया हो कि कौन सा फिक्स एसेट है, या इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल रजिस्टर हो, या फॉक लिफ्टिंग व्हीकल हो, क्योंकि ये आप इनके कंज्यूमर होते हैं ना। बात समझने की कोशिश करें, क्या होते हैं आप इनके? डायरेक्ट एंड कंज्यूमर होते हैं, और एंड कंज्यूमर इन सेल्स टैक्स को इनपुट टैक्स नहीं कहता। एंड कंज्यूमर सेल्स टैक्स को इनपुट टैक्स, लेकिन लॉ ने इन जगहों पर इजाजत दी है, इन तीन जगहों पर, यानी फैक्ट्री में प्लांट है, मशीनरी है, इसके लिए एग्जामिनर वर्ड का यूज रहेगा फिक्स एसेट।
ये इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल रजिस्टर, आप जाते नहीं हाइपर स्टार वगैरह पे, तो क्या वो जो पैसे डालते हैं उसके बाद वो आपको टिक करके वो मशीन खुलता है ना, दराज, उसमें से पैसे निकाल, उसको फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर कहते हैं। एक आपने गाड़ी देखी हुई, ये गाड़ियां उठाती है बाहर से सड़क से, उसको कहते हैं फॉक। फॉक किसे कहते हैं? कांटे को। लिफ्टिंग व्हीकल, उसको उठा के वो ले जाती है। असल में ये गाड़ियां जो है ना, ये फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होती हैं सामान उठाने के लिए। किसके लिए? इन तीन चीजों पे लॉ ने इजाजत दी है कि आप इनके एंड कंज्यूमर हैं, लेकिन इस पे अगर आपने सेल्स टैक्स दिया हुआ है तो आप वो क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा कौन से फिक्स एसेट हैं? एयर कंडीशन, सेल्स टैक्स लगा हुआ है। मल्टीमीडिया, सेल्स टैक्स लगा हुआ है। ये कैलकुलेटर, राइट, शो मार रहा हूँ, ये अच्छा कैलकुलेटर है ये वाला, इसका एंड कंज्यूमर हूँ, इसका सेल्स टैक्स है, इनपुट टैक्स नहीं है। ये स्टाइलस, ये ग्लासेस, ये थर्मस, इन सब का मैं क्या हूँ? ये मेरे एसेट्स हैं ना, इनका मैं एंड कंज्यूमर हूँ, तो मैं इनको इनपुट टैक्स हूँ। समझ आ गई है? क्लियर होगी बात? ये वाला काम करेंगे, ठीक है। ये पहला स्टेप होगा, बाकी हमारा सवाल वही नॉर्मल होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इन। तो फिर ये दो वर्किंग करनी पड़ेगी। देखें, ये दो वर्किंग कब करनी पड़ेगी? अगर ये दो कंडीशन एग्जाम में पूरी हो जाए, इनपुट गिवन हो, डाइवर्सिफाइड सेल हो और इस इनपुट का पता ना हो, ये दोनों चीजें अगर एग्जाम में गिवन होंगी तो हमारा सवाल जो है फिर डायरेक्ट आउटपुट से स्टार्ट नहीं होगा, हमें एग्जाम में दो वर्किंग करना पड़ेगी। बताइएगा, स्लीपिंग, वॉक, सो रहे हो, जाग रहे हो? पता चल गया? खान साहब के नारे चल रहे हैं ना आज का, जाग उठा है सारा वतन। चलें जी, अब हम अपने इसी सवाल को करते हैं इसी पैरामीटर के ऊपर। हाँ जी, हाँ हाँ, नोट कर। ये मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, जो मैंने आपको नोट्स नहीं दिए उसमें पूरा टेम्पलेट एंड पे बनाया हुआ है, तो खास जरूरत नहीं है, ये इतनी दफा मैंने करवाना है कि वैसे ही याद हो जाए। ठीक, ले जी, क्वेश्चन नंबर 11, जरा इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि बार बार मुझे इधर ना आना पड़े। इनपुट जो अच्छा, इसमें कहीं बताया गया ये वैल्यू एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है? तो क्या ज्यूम करेंगे? एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ठीक हो गया। ये याद रखिएगा, 1.5 लाख, 50,000, 1 लाख रुपया, 75,000 और 15,000, ये दोनों सेम है। ठीक है, चलें अब सवाल के ऊपर आते हैं। उसी पैरामीटर के ऊपर हम आएंगे, दिस वन। सबसे पहला क्या था? इनपुट टैक्स। तो पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? अपनी इनपुट टैक्स कैलकुलेट करते हैं, इसको बोलेंगे रेजिजुअल इनपुट टैक्स। क्वेश्चन नंबर था जी हमारा 11 था, 12 था? 11। तो वर्किंग 1, मैं
जी, रेजिजुअल इनपुट टैक्स जो है इसमें तो सबसे पहले चीज क्या आ गई, परचेज ऑफ इन रॉ मटेरियल। $150,000 रेट नहीं बताया गया ना, तो 17% जी। और इलेक्ट्रिसिटी बिल, अच्छा अक्सर एग्जामिनर ने इलेक्ट्रिसिटी बिल का टैक्स दिया होता है, अक्सर ये ध्यान से देखना है, जो बिजली का बिल होता है ना इसका अक्सर उसने टैक्स कैलकुलेट नहीं करवाता, अगर ना दिया हो तो ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी, 28,800 रेजिजुअल हो गया, ठीक है। अब ये वाली जो अमाउंट है ना वो यहाँ आ जानी है, ठीक है। कहाँ आनी है, क्योंकि इसमें फिक्स एसेट है नहीं तो हम इसको उड़ा देते हैं, होगा तो हम लिख लेंगे, ठीक है। ये है नहीं तो 28,050, यहाँ पर आप सरप्राइज लिख लें, इसको इसको राउंड कर लिया करें, बेशक आसानी रहती है क्वेश्चन में, इसके ऊपर लेकिन लिखा करें। टैक्सेबल कितनी थी, 50,000 की, राइट। और जीरो रेटेड 1 लाख रुपए की, और एग्जाम्प्ट 75, तो कितनी हो गई, 150 प्लस 75, 225। अब इसको इस वैल्यू को पोर्शन करना है, इसको ना कभी भी राउंड कीजिएगा प्लीज, इस वैल्यू को नहीं कभी राउंड करना। ये आ गई 50 डिवाइडेड बाय 225, 100 डिवाइडेड बाय 225, 75 225 हो गया। इसको वेट कहते हैं, वेट। तो ये सबके साथ 28,050, 28,050, 28,050। अच्छा एग्जामिनर ये वर्किंग उसने कभी शो नहीं की, ये जो मैंने अभी आपको ये ब्रैकेट लगाई है ना ये वाली, उसने आज तक कभी सोल्यूशन में ये वर्किंग शो नहीं की, बाकी हर वर्किंग शो करता है, तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि ये हम वर्किंग एग्जाम में ना शो करें, टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, 50 डिवाइडेड बाय 225 मल्टीप्लाइड बाय 28,050, 6233, ये हो गया 12,467, ठीक है। तो अभी शराज तुम हार गए, है ना। तो 9350, 500, फिर हार गए। अच्छा मैंने क्या किया, देखें ये 50 था ना, ये 50 था ना, तो ये 100 था ना, डबल था ना, तो मैंने इसको क्या कर दिया, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो आंसर आ गया। चलाकी खेली ना, हालांकि तुमने मेरे से पहले कैलकुलेशन कर लेनी थी, लेकिन उस्ताद उस्ताद होता है, ठीक है। अच्छा इसका हमारे क्वेश्चन में फर्दर कोई ट्रीटमेंट नहीं होना, इसने भी हमारे क्वेश्चन में नहीं जाना, इसको बॉटम लाइन पे रिफंड लिखना है, ठीक है। और सिर्फ इस अमाउंट ने हमारे क्वेश्चन में जाना, ये बात याद रखिए, यानी इस अमाउंट ने क्वेश्चन में जाना है, इन दोनों अमाउंट्स ने क्वेश्चन में नहीं जाना, इन दोनों अमाउंट्स ने क्वेश्चन में नहीं जाना। क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब ये जो चीजें आपने लिखी है ना, ये एज इट इज आपने नीचे आउटपुट में लिखनी है, क्या लिखनी है, एज इट इज आउटपुट में लिख देनी है, और ये वाली इनपुट में लिखनी है, आसानी हो गई। चलें हम लिखेंगे मिस्टर अमीर, अब उसका नाम, ये सवाल शुरू हो गया,
अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सवाल ऊपर लिखते हैं, ये वर्किंग दोनों एंड पे बना लेते हैं, ये भी ठीक है, यानी पहला पेज छोड़ दें, दूसरे पेज पे कर लें। लेकिन मैं इसलिए करता हूँ, यानी खुद भी मैं एग्जाम में इसलिए करता था, पता नहीं होता कि कितनी स्पेस लग जानी है, इसलिए मैं वर्किंग से स्टार्ट कर लेता था, कोई इसमें मजायका नहीं है। तो मिस्टर अमीर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर द पीरियड, वो जो भी लेट्स सपोज जनवरी है या जो भी, क्योंकि यहाँ महीना है, ये यहाँ साल नहीं लिखते, यहाँ क्या होता है, महीना होता है। तो अब यही मैंने कहा कि अमाउंट आपने इधर लिखनी है, पहले आप लिखेंगे आउटपुट टैक्स, और वही टैक्सेबल सप्लाईज, यहाँ राउंड ना करें, के लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। इनपुट टैक्स, तो ये क्या आ जाएगा, रेजिजुअल वर्किंग टू कितनी थी, हाँ जी 6233 रुपये, और बताएं जी, यहाँ सेक्शन 8 भी लगा या नहीं लगा, नहीं लगा ना, यानी हम कहेंगे लगा उस वक्त जब ये अमाउंट यूज होगी, अब तो ये यूज हो रही है ना, तो ये हम कहेंगे यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, तो ये आ जाएगा 6233, ये आ जाएगा आपका सेल्स टैक्स। अच्छा, इनकम टैक्स में यहाँ लिखते थे इनकम टैक्स पेएबल विद रिटर्न, यहाँ नहीं विद रिटर्न लिखना, बस सेल्स टैक्स पेएबल, क्योंकि ये इससे पहले पे हुआ होता तो विद रिटर्न है, लेकिन यहाँ विद रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। 2267 ले जी, इसको कहते हैं, इस सवाल को मैं कहता हूँ बेसिक फ्रेमवर्क, क्या कहता हूँ, ये है बेसिक्स क्वेश्चन का फ्रेमवर्क, जिससे हमारे बाकी तमाम सवाल, यानी इन तमाम सवालों की ये बेस है। अगर इस बात की समझ आ गई है तो फिर इसके ऊपर सेल्स टैक्स शुरू हो जाता है हमारा। अच्छा बताइएगा, सेक्शन 8 भी किस किस के साथ लड़ा हुआ है, थर्ड के साथ, थर्ड के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, इनके साथ लड़ाई है, यानी ये होंगे तो इनके साथ ये, इसकी फिक्स एसेट के साथ भी लड़ाई है, ये भी ध्यान में रखें। एक और चीज भी ऐड कर लेना, 8 बी की किसके साथ लड़ाई है, फिक्स एसेट के साथ। 8 बी क्या है, 90%,
दोबारा रिवाइज कर दूं, सेक्शन 8B यानी वो जो 90% का रूल है उसकी किसके साथ लड़ाई है? थर्ड के साथ, 6 के साथ, 5th के साथ और फिक्स्ड के साथ। यानी इनके ऊपर, इन आइटम्स के ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। याद रहेगा? इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं 356 FA, ठीक है, जैसे भी याद करना चाहें 356 FA, इनके ऊपर 3B नहीं लगना, 3rd 5 6 एंड FA। ठीक हो गया? ऐसे याद कर लें। अभी लॉजिक में कोई खास नहीं आपको इसने कहानियां सुना रहा कि क्यों नहीं लग रहा, क्यों लग रहा है। तो स्टूडेंट कहते हैं सर दफा करें, बताएं करना क्या है, ये क्या है क्या नहीं, बताएं करना क्या है, मैंने पेपर पास करना है। तो फिलहाल अभी मैं ये बता रहा हूँ। अच्छा मुझे याद कराइएगा, मैं एक लिंक शेयर करूंगा आपके साथ कि ये 90% की गेम लगती क्यों है, पेपर में नहीं कभी आया हुआ, ये क्यों लगाई जाती है, उसकी एक मैंने रीजन बताई हुई है। ठीक है, तो मुझे याद कराइएगा, मैं आपको ना अगर आपको मिल जाए तो ठीक, वरना मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। टाइम बच जाएगा क्लास का, इसके अलावा और कुछ नहीं। बात समझ आ गई? चलें जी, अब चलते हैं। ये नहीं जी, ये किसी बंदे ने सेल्स टैक्स को समझना हो, इसको लिखा हार्ट रूल्स फॉर ऑफ सेल्स टैक्स। दिल के बगैर जिस्म नहीं मुकम्मल होता ना, हार्ट अटैक हो जाए। तो ये समझें कि जिसको ये चीजें याद हो जाएंगी उसका दिल मजबूत है। दिल को अरबी में क्या कहते हैं? कल्ब। कल्ब, कल्ब का मतलब क्या होता है? उलटना पलटना। असल में अरबी का मतलब कल्ब, दिल, उसका मतलब उलटना, क्योंकि दिल हर वक्त उलट पलट रहा होता है। कभी आपका मैंगो खाने को दिल कर रहा है, 1 किलो खिला दें, उसके बाद कहें दोबारा करूंगा, छोड़ यार बस आवाम ही खाई जाने। बदल गई ना। वही लड़की थी जिसको जनाब हर वक्त धूप में खड़े उसका इंतजार करते थे, जब उसके साथ शादी हो गई है अब वो फोन करती है तो उसे कहते हैं तुम्हें और कोई काम नहीं है, ऑफिस में बैठा बिजी हूँ। पहले सारी सारी रात 5 रुपए में उससे बात कर रहे होते थे, पैकेज करवाते थे। वही है, तो दिल क्या है? उलट पलट होता है, राइट। तो ये कहानी है सारी। हाँ जी, क्या है? नहीं, उस वक्त हम जानवर थे। ये तो शुरू से ही चलती आ रही, राइट। वो कहते हैं व्हाट्सएप नहीं होता था, उस वक्त होता था कबूतर जा जा, वो गाना सुना हुआ है? उस वक्त ये कहानियां होती थी, लेटरबाजी, ये सारे सीन चलते थे, राइट। का वो खत लिखे जाते थे ना, डाकिया आता था जनाब, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, ये सारी चीजें तो चलती थी। अब तो खैर वो, लेकिन उस वक्त तलाकें भी कम होती थी, डाइवोर्स रेट बहुत कम था, क्योंकि जब तक खत जो है ना वो आगे पहुंचता था वो बाज का सुलह हो चुकी होती थी। अब तो व्हाट्सएप टिक करके आता है और उसके बाद कहते जी मुझे आप छोड़ दें, आपकी बड़ी मेहरबानी, दफा हो जाए इधर से। उसके जब वो मर जाता है तो उसके बाद कहते हैं जी मेरे से तो बहुत प्यार करता था। अब चूंकि जायदाद पीछे पड़ी हुई है और वो साहब फौत हो गए हैं, अब कहानी मुख्तलिफ हो गई। समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें जो हैं वो चल रही हैं। मोबाइल जितनी गंदी चीज मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखी। आपकी आंखें खराब करता है, आपका दिमाग खराब करता है, आपका टाइम जाया करता है, आपके पैसे जाया करता है, आपकी जिंदगी खराब कर देता है, राइट। इसलिए इससे जितना बच सकते हैं आप बचने, 25%। इसके अंदर लिखा हुआ है, मोबाइल के अंदर लिखा हुआ है कि इसको बिला जरूरत इस्तेमाल मत करें, इसके डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है। इससे रेज निकलती हैं जिससे आपको डैमेज हो सकता है आपके दिमाग में। हम कहते हैं कोई बात नहीं, पहले कौन सा मेरा दिमाग ठीक है, कोई और खराब हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है। प्लीज इससे अवॉइड करें, प्लीज जितना हो सकता है इससे अवॉइड करें।
लें जी, अब हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इस चीज को आपने रट लेना है, ये जो सफ़े हैं 2-3 इनको आपने रट लेना है। सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या है? आउटपुट टैक्स माइनस, मुझे कहना सर ठीक हो गया, समझ आ गई है, चलें आगे। अच्छा जी, कंज्यूमर्स नॉट द रॉ मटेरियल कंज्यूमर, एंड नहीं, रॉ मटेरियल का भी आप कह सकते हैं सर वो भी तो एंड कंज्यूमर ही है ना। आपने बैटरियां खरीदी और आपने लगा दी उसके अंदर यूपीएस लगा के बेच दिया, तो कुछ स्टूडेंट में बहस कर सकता है कि सर वो भी तो कंज्यूमर ही है ना। मैंने कहा नॉट रॉ मटेरियल कंज्यूमर, ठीक है। आर नॉट अलाउड टू क्लेम इनपुट टैक्स ऑफ सेल्स टैक्स पेड ऑन द एक्सपेंसेस एक्सेप्ट फिक्स्ड एसेट यूज्ड इन द प्रोडक्शन फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर फॉक लिफ्टिंग व्हीकल्स। ये बात समझ आ गई, ठीक है। एंड कंज्यूमर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, क्लियर है। चलिए आगे। ओके जी, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स फ्रॉम द एग्जाम डेटा विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। वैल्यू की कैलकुलेशन बताई गई है आपको। इफ वैल्यूज आर गिवन एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, अगर ना, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, तो आप क्या करेंगे, उस वैल्यू का 17% ले लेंगे। ये वैल्यू से क्या मुराद है, ये इसकी एक डेफिनेशन है आपकी किताब में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वहां जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वैल्यूज इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स हो, मैंने लिखा हुआ है इफ मेंशन्ड इन द एग्जाम अदरवाइज अज्यूम वैल्यू इज एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। ये उसी वक्त लेनी है जब एग्जाम में कहा जाए कि फलां वैल्यू इंक्लूसिव है, उस वक्त क्या करेंगे, उस वैल्यू को 17% डिवाइडेड बाई 117% मीन 0.17 डिवाइडेड बाई 1.17 लेंगे। ये बात समझ आ गई। इंपोर्ट लिखा हो रॉ मटेरियल, तो क्या करेंगे, इंपोर्ट वैल्यू में कस्टम ड्यूटी पहले ऐड करेंगे, फिर उसका 17% लेंगे, ठीक है। अगर लिखा हो कमर्शियल इंपोर्ट्स है, ट्रेडेबल आइटम्स, बनी बनाई चीज खरीद के आपने यहाँ बेचनी है, तो फिर क्या करेंगे, इंपोर्ट वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी, सेम तरीका है, मास वाई यहाँ 20% लेंगे। हाँ, एक दफा एग्जामिनर ने कहा इग्नोर वैल्यू एडिशन टैक्स, ये जो ऊपर 3% है ना, ये वाला इंपोर्ट अनरजिस्टर्ड बंदा कर ही नहीं सकता, पहली बात तो ये, इंपोर्ट तो अनरजिस्टर्ड बंदा कर ही नहीं सकता। आपके पास लेस, आप सेल्स टैक्स के रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो आपको इंपोर्ट की इजाजत ही नहीं है, समझ आ गई। आप जो बात समझ रहे हैं वो और है, वो बात जो कह रहे हैं वो और है, मैं उसको नहीं दोहराना अभी चाह रहा ना, काम खराब हो जाए। ये है कि आप दे रहे हैं कस्टम वालों को, ये कस्टम वालों को दे रहे हैं, कमर्शियल वैल्यू है इसकी। इसको ये जो आप 17 से ऊपर 3% दे रहे हैं, इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स। तो एक दफा एग्जामिनर ने कहा हुआ है कि इग्नोर वैल्यू एडिशन टैक्स, तो उस सूरत में आप फिर यहाँ 20 नहीं लेंगे बल्कि यहाँ भी 17 लेंगे। अक्सर कमर्शियल इंपोर्ट्स गिवन होंगी तो उनकी सेल भी गिवन होती है, ये बात याद रखें। अक्सर ये आपके सिलेबस में बहुत कम एज ए टेस्ट हुआ है ये। Do not perform any calculation if sales tax value is given by the examiner। अगर उसने डायरेक्ट कह दिया कि बिजली के बिल के ऊपर इतना सेल्स टैक्स है, तो फिर उसका नहीं 17% ले लेना। ओके कर दूं, चलें। द की, यानी अब हम कहने लगे हैं कैसे पता चलेगा कि सेल्स टैक्स जो है वो इनपुट टैक्स है, ये कब पता चलेगा। उसकी सबसे पहला की क्या होती है, चाबी, दरवाजा खुलना है। टू ओपन इनपुट टैक्स डोर इज इनवॉइस। इनवॉइस, अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है ना, तो आपका सेल्स टैक्स इनपुट टैक्स नहीं बनेगा, आपका सेल्स टैक्स इनपुट टैक्स, ये सबसे प्राइम कंडीशन है। क्यों, सवाल पैदा होता है क्यों, क्यों, क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर में एंटर होते हैं ना, तो जब आप वैल्यू लिखते हैं ना, वो कहता है यहाँ इनपुट लिखो। ये ऐसे ही है जैसे आप ईमेल डालने लगे हो, आप यूजर नेम नहीं, उसके साथ पासवर्ड नहीं लिखते, तो आपको वो ईमेल ओपन करेगा। ऐसे ही
समझ लें कि जब आप सॉफ्टवेयर में आयरस में एंटर होते हैं ना, तो इनवॉइस अगर आपने मेंशन नहीं की ना, वो सॉफ्टवेयर आगे उसको प्रोसेस ही नहीं करेगा। हाँ, पैसे दिए कोई मसला नहीं, ना दिए कोई मसला नहीं, समझ आ रही है ना। बाकी सारी चीजें हो सकती, सिर्फ इसके बगैर नहीं। अगर एग्जाम द बायर ऑफ द गुड शेल होल्ड सेल्स टैक्स इनवॉइस। अच्छा, इनवॉइस से क्या मुराद है? हर वो चीज जिसके ऊपर सेल्स टैक्स की इंफॉर्मेशन गिवन हो। एक होती टिपिकल इनवॉइस, फलां शख्स जूते खरीदे, इतनी अमाउंट, इतना सेल्स टैक्स, ये आ गया, इसने ये खरीदा, ये खरीदा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें ऐसे नॉर्मल इनवॉइस नहीं होती। मिसाल के तौर, अब खाना खाने गए हैं तो ऐसे नहीं होता ना, बल्कि टोटल नीचे लिखा होता है जीएसटी 16%, ऐसे ही होता है ना। इसी तरह जब आप इंपोर्ट करते हैं तो वहां बनता है बिल ऑफ एंट्री, वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो मकसद कहने का है, अच्छा बिजली का बिल जो होता है वो क्या होता है? उसमें क्या लिखा, पूरा वो कहानियां लिखी होती हैं, फलाना टैक्स, ये टैक्स, ये टैक्स, ठीक है। लिखने के बाद एक जगह लिखा होता है सेल्स टैक्स, यानी हर वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर सेल्स टैक्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है उसको इनवॉइस कहा जाएगा। अब समझ आ गई? ये है, ये आपके पास होनी चाहिए। ट्रेजरी चालान है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह। दिस इज द प्राइमरी क्राइटेरिया टू क्लेम इनपुट टैक्स। अगर एग्जाम में इनवॉइस कहे अभी नहीं है तो इनपुट टैक्स क्लेम, समझ आ गई? हैप्पी? नो इनपुट टैक्स ऑन परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आपने किसी ऐसे शख्स से चीजें खरीदी हैं जो अनरजिस्टर्ड है, तो अनरजिस्टर्ड तो इनवॉइस ही नहीं दे सकता, वो तो वॉइड एब इनिशियो है। अन जो सेल्स टैक्स का रजिस्टर्ड पर्सन ही नहीं है, जो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, वो आपको इनवॉइस दे ही नहीं सकता। जब आपके पास इनवॉइस ही नहीं है तो आप सेल्स टैक्स ऐसे क्लेम करेंगे? इसका मतलब, अच्छा उसने आपसे ले लिया सेल्स टैक्स, सो व्हाट, वो सेल्स टैक्स ही रहेगा, क्योंकि आपके पास। और अगर इनवॉइस देगा भी तो जाली होगी। तो जैसे सिस्टम में एंटर करेंगे वो कहेगा ये कौन सा नंबर है, पहले तो उस बंदे को नहीं लेगा वो कहेगा कहाँ से खरीदी? जी मैंने मिस्टर मुबशर से खरीदी है। वो कहेगा बशीर, बशीर समझते हैं, फारग है, ये मेरे पास है ही नहीं, कौन है ये बशीर, इसका एंटीएन कौन सा है? वो कहेगा नहीं। तो इनवॉइस कहाँ से लेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि अनरजिस्टर्ड से जो परचेज करेंगे, राइट, उसका आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। नो इनपुट टैक्स ऑन लीज्ड एसेट्स एंड इंटरेस्ट और मार्कअप। मैंने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए गया, मैंने पूछा कितने की है, कहता जी 1 लाख रुपए की। मैं कहता हूँ मुझे आप यार ये किस्तों पे दे दो, तो कहता है 1,70,000 रुपए की। इसमें 70 क्या है? सूद, मार्कअप। तो सूद के ऊपर तो सेल्स टैक्स नहीं है, समझ आ रही है? तो आप सेल्स टैक्स किस पे होगा? इसके ऊपर। सही होगी बात? हैप्पी? नो इनपुट टैक्स वेयर क्रेस्ट कंप्यूटराइज्ड रिस्क बेस्ड वैल्यूएशन ऑफ सेल्स टैक्स। ये जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है, क्या है ये? हैज आइडेंटिफाइड डिस्क्रिपेंसी, लेकिन can be allowed on provisional basis but after that supplier should ask to show the invoice। ये पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको समझाता हूँ। आईआरएस जो सॉफ्टवेयर है ना हमारा एफबीआर का, आप हैं मिस्टर ए, आप बायर हैं, और महीना है ये जनवरी का। एक है मिस्टर बी, ये सेलर है। इसने आपको चीजें बेची, इनवाइस का नंबर है 123, इनवाइस वैल्यू है 1 लाख रुपया, और इस पे सेल्स टैक्स है 17,000 रुपया। ये बात गौर से सुननी है, फिर आपने पूछना सर ये आप क्या बता रहे हैं।
पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल, सादा सी चीज है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली समझना। ये जो सेलर है ना, इसको कहा गया कि ये जनवरी की तुम्हारी सेल है, तो तुमने इसको फरवरी 10 तक, ये तुमने इनवॉइस नंबर 1 2 3 जो है ये अपने सिस्टम में डालो, 1 2 3 तुमने इस सिस्टम में एंटर करनी है 10 तारीख तक। इसको कहते हैं नेक्जर सी। नेक्जर कहते हैं चीज जो अटैच होती है, नेक्जर, अनेक्स, अनेक्सी, घरों के साथ जो छोटा सा कमरा होता है उसको अनेक्सी कहते हैं। अनेक्जर सी में इसने जाके जिन लोगों को सेल की है ना जनवरी में, उसने अगले महीने की 10 तारीख तक इस नेक्जर में डाल देनी है। जो बायर है आप हैं, आपने यही सेल जो है ये 15 फरवरी तक सिस्टम में एंटर करनी है। बड़ा लॉजिकल है ना, 10 तक ये डाल दें, 5 दिन आपके पास हैं। आप जैसे ही आप ये इनवॉइस नंबर शो करेंगे 1 2 3, इसने इधर से शो की होगी, सिस्टम फौरन क्लिक कर लेगा, ओके फाइन, बी की इनवॉइस नंबर दिस तुम्हारा ये, अच्छा बी आपका नाम लिखेगा, आप उसका नाम लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली इनवॉइस अटैच हो गई, बोथ आर हैप्पी। इसको कहते हैं सप्लायर हैज पेड द टैक्स। क्या बोलेंगे? यानी जो उसने आपसे लिया वो डिपार्टमेंट को शो कर चुका, मीन पे कर चुका है। अब आ जाए दूसरी सिचुएशन में, इस बंदे ने ये इनवॉइस यहां शो नहीं की। अब असल बात की तरफ है जो मैंने लिखी है, ठीक है। आपका फर्ज करें, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपका आउटपुट टैक्स था जनवरी का 20,000 रुपया और आपने इनपुट डिक्लेयर किया हुआ है 17,000 रुपया। तो आपने सॉफ्टवेयर में जाके 3,000 रुपया जमा करवा दिया, आपका काम खत्म। ये तो ए सिचुएशन थी, लेकिन इसने इसको डिक्लेयर नहीं किया। आपने जैसे इनवॉइस डाली सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर ने कहा कि ये इनवॉइस मुझे नहीं मिल रही, क्योंकि जिससे तुमने माल खरीदा उसने अभी तक इसको मेरे सॉफ्टवेयर में, और एक आइकॉन होता है ऊपर, एक टैब होता है जिसको क्रेस्ट कहते हैं, क्रेस्ट डिस्क्रिपेंसी होती है, ऊपर आती MIS रिप्रेजेंट, कुछ ऐसा लफ्ज लिखा हुआ है, मैं एग्जैक्ट भूल गया हूँ। अच्छा जैसे ही आप वो, अच्छा लेकिन वो आपसे ओके कर देगा, लेकिन फौरन वो रेड कलर में बताएगा कि ये जो इनवॉइस तुम शो कर रहे हो ना, ये मेरे पास है नहीं, प्लीज कॉन्टेक्ट टू द सप्लायर। उसे कहें जनवरी का आपका किस्सा हो गया खत्म। अब सुने, अब आगे आप फेब के अंदर, आपका इस महीने का आउटपुट है 30,000, इस महीने का आपका जो इनपुट है वो है 10,000। आपने कहा जी मेरा 20,000 रुपया है। अगर तो इस यानी फेब की आप रिटर्न कब जमा करवाएंगे? मार्च में जाके करवाएंगे ना। इस डेट तक अगर इस साहब ने टैक्स जमा करवा दिया तो सॉफ्टवेयर आपको कुछ नहीं कहेगा, अगले महीने में भी आपको, क्योंकि ऑटोमेटिकली जैसे ही अगले महीने में टैक्स जमा करवा देगा, इनवॉइस शो करेगा, सॉफ्टवेयर वहां से खुद ही डिलीट कर देगा एंट्री। तो ठीक है, अब आपको कोई परेशानी, अज्यूम करें कि इसने अभी भी इस महीने में रिटर्न जमा, वो अपनी ये इनवॉइस शो, अब क्या होगा? आपने 10-20 कहा ना, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसमें डालेगा क्रेस्ट डिस्क्रिपेंसी 17,000 रुपया और वो कहेगा 37,000 रुपया जमा करवाओ। आप कहेंगे ये किस चीज का? वो कहेगा ये जो बंदा है ना बी, उसने अभी तक मुझे इसके ऊपर इसको अपनी आउटपुट नहीं शो की हुई। आई समझ? अब चलते हैं एग्जाम के ऊपर। अगर एग्जाम में ये वाली चीज आ जाए, ये जो मैंने बात लिखी है क्रेस्ट डिस्क्रिपेंसी, तो ये अलाउड है। क्या है? इसका आई कैप ने दो तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है। एक दफा उसने इसको डिसअलाउ किया हुआ है, आई कैप के सोल्यूशन में डिसअलाउ किया हुआ है,
एक दफा उसने इसको अलाउ किया हुआ है, जब उसने अलाउ किया है ना, उसके साथ एग्जाम में बड़ा कैटेगोरिकल लिखा हुआ है, crest discrepancy as supplied did not pay the tax। यानी जब उसने बता दिया ये डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी कहते हैं प्रॉब्लम को, ये क्यों आई है, क्योंकि उस बंदे ने अभी तक ये टैक्स जमा, तो उसने आई कैप ने अलाउ किया हुआ है। आप भी इसको अलाउ करके लिख दें प्रोविजनली अलाउड। क्या लिखते हैं एग्जाम में? प्रोविजनली अलाउड। ये बात समझ आ गई? ये कहानी सारी क्लियर होगी भाई? इंटरेस्ट इज नॉट टैक्सेबल, दैट इज व्हाई इंटरेस्ट और मार्कअप इन, ये मैं आपको बात ऑलरेडी बता चुका हूं। नो इनपुट टैक्स शैल बी अलाउड इन द फॉलोइंग गुड्स। अगेन वही पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है ये, फूड, बेवरेजेस, कंजम्पशन, कार्स, गारमेंट्स, गिफ्ट वेस्ट, रेजिडेंशियल सप्लाई, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस इक्विपमेंट, क्रॉकरी, बिल्डिंग मटेरियल। क्यों? इन सब की एक ही वजह है कि आप इसके एंड कंज्यूमर हैं। रेपिटेशन है, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन अगर आप खुराक बेचते हैं, खाना बेचते हैं, तो फिर नहीं, फिर अलाउ है। आप खाना खरीदते हैं, सैंडविच है बना बनाया किसी खरीदा आगे बेच दिया, तो वो सेल्स टैक्स आपका इनपुट होगा। खाना खरीदा खा लिया, ये सेल्स टैक्स ही रहेगा, इनपुट में कन्वर्ट नहीं होगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर एडवांस दिया या लिया कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग में भी हम एडवांस को रेवेन्यू नहीं कहते ना एक्सपेंस कहते हैं, ऐसे ही है ना? तो यहां भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। नो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिप्लेसमेंट गुड्स सप्लाइड अंडर वारंटी। आपने कोई चीज बेची, कहा यार ये 1 महीने के अंदर अंदर खराब होगी तो मेरे से दूसरी ले जाना, यूपीएस बेच दिया आपने। तो पहला यूपीएस आपने बेचा 50,000 का, तो इसका आप 17% टैक्स देंगे। वो खराब होके आ गया, बिल्कुल डैमेज हो गया, उसको आपने फ्री ऑफ कॉस्ट एक नया दे दिया 50,000 का, ये इसका टैक्स नहीं आप देंगे, लॉ ने कहा हुआ। असल में ये नई सेल नहीं है, ये वही सेल थी जो पहले हो चुकी हुई है। अच्छा, एक होता है फर्दर टैक्स, ये अभी जो शराज ने बात की है, क्या होता है? फर्दर टैक्स होता है। ये देखिएगा, ये आपकी किताब में लिखा होगा, इट्स 5%। हाँ, 3% है, 5% फिर विद होल्डिंग टैक्स होगा। मैं गलत कह रहा हूँ? भूल गया हूँ मैं। दूसरे तीसरे पेज पे लिखा होगा सेल्स टैक्स में। हाँ जी, 3%। लॉ ये कहता है कि अगर आप अपनी गुड्स अनरजिस्टर्ड को सेल, अच्छा, जब भी फर्दर टैक्स आए तो सेल का ज़हन में आना चाहिए, परचेज का नहीं। ये किसकी बात हो रही है? आउटपुट की। फर्दर टैक्स का ताल्लुक किसके साथ है? दोबारा बोलिएगा, फर्दर टैक्स का ताल्लुक किसके साथ है? जो आपने की है। मुझे आपकी बात जो है ना वो सही समझ नहीं आ रही। जैसे मरियम नवाज कहती है ना कि आपने क्या कहा मुझे समझ नहीं आ रही, पूछती है ना, तो वो तो लड़की है, उस आप सब पूरी खलकत ने आगे से जवाब दिया, लब्बैक या मरियम लब्बैक।
और भाई फर्दर टैक्स का किसके साथ ताल्लुक है? सेल के साथ। फर्दर टैक्स का किसके साथ ताल्लुक है? कब सोचना है? जब सेल हो। किसको? अनरजिस्टर्ड को। समझ आइए? रेट कितना है? 3%। रेट कितना है? यानी आपको सजा मिलेगी। देखें, आपने सप्लाई की रजिस्टर्ड को और अनरजिस्टर्ड को। रजिस्टर्ड को करेंगे तो 17% टैक्स देंगे, अनरजिस्टर्ड को करेंगे तो 17% टैक्स देंगे। लेकिन इसके साथ एक फर्दर टैक्स भी लगेगा एट द रेट ऑफ 3%। क्यों भाई अनरजिस्टर्ड को सेल किया तुमने? ना करते। करोगे तो 3% देना पड़ेगा। नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं इसको लेके जाना। कहाँ लेके जाना है? एंड पे। ये कहाँ होगा? समझ आ गई? दोबारा बताइएगा, फर्दर टैक्स का ताल्लुक किसके साथ है? सेल्स के साथ। किसको? अनरजिस्टर्ड। राइट। लेकिन इसकी एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट। क्या सवाल ये है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप सेल करें अनरजिस्टर्ड को और फर्दर टैक्स ना लगे? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। अपनी किताब का पेज नंबर बताइएगा, मैं वहां बता देता हूँ आपको। हाँ जी, 532। खालिद साहब की बुक का पेज नंबर है 532। वहां इसकी एक्सेप्शन लिखी है। पेपर में थ्योरेटिकली बहुत दफा पूछा गया है, न्यूमेरिकली बहुत दफा पूछा गया है कि कब आप अनरजिस्टर्ड को सेल करेंगे और उसके ऊपर आप जो है वो सेल्स टैक्स या फर्दर टैक्स नहीं लेंगे। कुछ समझ आइए? कब आप अनरजिस्टर्ड को, फर्दर टैक्स का ताल्लुक किसके साथ है? सेल्स टैक्स के साथ है। किसको? अनरजिस्टर्ड को। याद रहेगा? किसी ने अब दोबारा न्यूमेरिकल में बदतमीजी की ना तो फिर देखिएगा। हाँ जी, किसको करना? जेट फ्यूल कहाँ है? अच्छा, जेट फ्यूल के ऊपर नहीं होगा। अगर अनरजिस्टर्ड है, जेट फ्यूल क्या करना है? ये जो आपके बाहर से लोग आते हैं, यहाँ से वो भरवाते हैं तेल, तो वो पाकिस्तान में सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड तो नहीं होते ना। जो बाहर से आपकी एमिरेट्स आ रही है, बाकी लोग आ रहे हैं, तो वो उनको अगर आप देंगे तो वो तो वैसे भी एंड कंज्यूमर होंगे, उनके ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन उस दौरान यानी जो बंदा आपसे खरीदेगा, फॉर एग्जांपल आपका पंप है, वो आपसे खरीद रहा है, आगे उसने देना है, तो जेट फ्यूल जो है वो उसमें तो नहीं पड़ना ना, बस में तो नहीं पड़ना ना, गाड़ी में पड़ना है। वो कहाँ पड़ना है? जहाज में। जेट का जेट में ही पड़ना है। इसलिए उसको एक्सक्लूड किया गया ताकि उन लोगों पे बर्डन ना शिफ्ट हो। अच्छा जी, एंड कंज्यूमर सप्लाईज मेड बाय द रिटेलर्स। रिटेल गुड्स, रिटेलर जितनी भी चीजें बेचेगा वो एंड कंज्यूमर को बेच रहा होगा नॉर्मली। वो जो कुछ भी बेचेगा उसके ऊपर सेल्स टैक्स, फर्दर टैक्स नहीं लेगा। और शैम्पू और सोप, टी, सीमेंट, मैट्रेसेस, मैट्रेस जो होता है वो आपका, पेंट, व्हील्स, वो जितनी थर्ड शेड्यूल की आइटम है, वो बेशक जो भी जिसको भी बेचे, वो अनरजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड हो, उसके ऊपर 3% नहीं होगा। एग्जेम्प्ट गुड्स, जीरो रेटेड गुड्स, इनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। ये बड़ी तवज्जो से आपने इसको और इसकी किताब में से इसको रट लेना है। क्या करना है? रट्टा लगाना है इसको। ठीक है। नो इनपुट टैक्स ऑन परचेजेस फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री। ये कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं उस मैन्युफैक्चरर को जिसके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं होता। हो सकता है, हो सकता है। देखें, अगर किसी शख्स पे रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है और वो हो जाए तो उसको कुटा नहीं जाएगा, उसको मारा नहीं जाएगा, उसको कुछ कहा नहीं जाएगा। ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसको रजिस्टर्ड होना था वो नहीं रजिस्टर्ड हो रहा, ये मसला है, उसको पकड़ के रजिस्टर्ड किया जाएगा। ये समझ आई है? अनरजिस्टर्ड बंदा रजिस्टर्ड हो सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बाकियों के लिए क्या शर्त है कि उसके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है, नहीं है तो उसको किया जाए।
चूंकि एग्जाम में कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाए, मैंने कॉटेज इंडस्ट्री से कुछ खरीदा है, तो यहां अजम्पशन ली जाए कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो वही ऊपर वाली बात अनरजिस्टर्ड है। अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, ये आपको कहानी सुना चुके हैं सारी। कब करेंगे? अगर इनपुट टैक्स गिवन होगी, डाइवर्सिफाइड सेल गिवन होगी और इनपुट का नहीं बताया जाएगा, इसका फॉर्मूला इनपुट टैक्स टर्नओवर डिवाइड बाय सप्लाई। अच्छा जी, अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो अक्सर पेपर में आया हुआ है, क्या उधार पे चीजें खरीद के इनपुट क्लेम किया जा सकता है? आंसर इज यस। इनवाइस लाजमी है। सवाल सुना आपने? क्या उधार पे चीजें खरीद के क्लेम किया जा सकता है? यस, लेकिन यूटिलिटी बिल्स के ऊपर नहीं। एक तो वापडा को बिल नहीं दे रहे और हर महीने इनपुट भी लिए जा रहे हैं, वहां नहीं, वहां पेड होना चाहिए बिल, फिर इनपुट लेंगे आप। समझ आ गई? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्या सेल्स टैक्स का पे करना लाजमी है, आप कहेंगे नो एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल, यूटिलिटी बिल्स, इनके ऊपर आपका सेल्स टैक्स पे होना लाजमी। समझ आ गई? साथ जरा थ्योरी के क्वेश्चन भी सोचें। बट अमाउंट शैल बी पेड विद इन 180 डेज। ये दो जगहों पर आपने इनकम टैक्स में भी बात पढ़ी थी, सेक्शन 39 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, एक्सपेंस नहीं पे किया क्लेम कर लें, नो प्रॉब्लम। नहीं, 39 में नहीं पढ़ा था हमने, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ा था। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस, कोई भी एक्सपेंस है जो पे नहीं किया, माइनस कर लें, तो अगले 2 सालों तक आपने पे करना है उसे, तीसरे साल में रिवर्सल होगी। ये सेम पॉइंट हमने सेक्शन 32 35 में भी पढ़ा, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग में, कि अगर कोई एक्सपेंस है आपका नहीं पे किया, नो प्रॉब्लम, माइनस कर लें, लेकिन अगले सालों तक जो है वो क्या करना, 2 सालों तक क्लेम पे कर। यहाँ दिन कितने हैं? 180 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इसको ध्यान से सुनना आप। If payment is not made within 180 days, then input claim shall be reversed. For examination, there will be no treatment if 180 days completes before the current month or after the current month. ठीक है, मैं आपको इसको कहानी सुनाता हूँ बाद में। If days less than 180 days, no treatment, डिफॉल्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, if days exceeding 180 days, less than 210, reversal of the input tax claim। ये बस ऐसे ही है, अभी इसको बस यही समझें इसी पॉइंट पर। ठीक है, और इसको भी, ये जो कहानी लिखी है ना, ये कहीं लॉ में नहीं लिखी हुई, ये बनाई गई है। ये क्या है, मैं आपको इसकी असल हकीकत बताता हूँ, इसको समझना कैसे। आपने मुझे सोच समझ के इसका जवाब देना। इस वक्त हम हैं जुलाई में पानी खत्म हो गया, अफजल को जरा पानी मुझे पिला, से कहें जरा पानी मुझे पिला अफजल। मेरे ख्याल आ गए हैं, बच्चे गए हैं। बस थोड़ा सा टाइम लगाओ, 10 मिनट और दे, ये बस आखिरी कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़ो। देखें जी, जुलाई का महीना है, एग्जामिनर जो वर्ड यूज करता है इसके लिए क्रेडिटर का वर्ड यूज करता है। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनको पेमेंट करनी है। वो आपसे कहता है कि जनाब जुलाई के महीने में, वो कहता है जी एक ऐसी इनवॉइस हमारे पास है 1 लाख रुपए की, जिसका इनपुट टैक्स हम मार्च के अंदर
क्लेम कर चुके हैं और अभी तक क्रेडिटर में शो हो रहा है, यानी अभी तक पेमेंट नहीं की और एग्जामिनर खामोश है, वो आपसे पूछ रहा है इसका क्या करना है। जरा सवाल सुनिएगा। पहली बात यह है कि ये जो बात की जा रही है इसका ताल्लुक इनपुट के साथ है या आउटपुट के साथ है। भैया आपने किसी शख्स से चीज खरीदी है मार्च में, तो इनपुट है आउटपुट है, डन हो गया। क्या इसका इनपुट क्लेम कर चुके हुए नहीं कर चुके? कर चुके हैं। कब? अब दोबारा क्लेम करना है इसका? ये तो बेवकूफी होगी भाई। जिसका एग्जामिनर बता रहा है कि आप इसका इनपुट क्लेम कर चुके हैं, तो अब दोबारा तो नहीं इनपुट क्लेम करना। ये बात भी डिसाइड हो गई, तो फिर करना क्या? ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी गई है? इसलिए कि दिन गिनो, ये टाइम बार तो नहीं हुआ। दिन गिनो, कहीं ये टाइम बार तो। अब एग्जामिनर ने मुझे बताया नहीं कि मार्च की किस तारीख को खरीदा था, तो हम 1 मार्च से लेंगे। चलें, मार्च के 31, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितने दिन बने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितने दिन बने? चाय मिल जाएगी? आधा कप। हाँ जी, 160। यार तो अब लड़ते हैं मेरे से, उस्ताद हो, तमीज से बात किया करें। 153 डेज डिफॉल्ट हुआ। डिफॉल्ट हुआ, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? नोट। कहानी समझ आ गई? चले, वो कहता है जी ये इनवॉइस जो थी ये जनवरी में खरीदी गई थी। अब दूसरी, ये ए सिचुएशन थी, हम बी सिचुएशन में आते हैं। कहता है इसका इनपुट जो है वो जनवरी में हम क्लेम कर चुके हुए हैं, पेमेंट अभी तक नहीं की। अब दिन कहाँ से गिनेंगे? शाबाश। अब होगा जनवरी, फरवरी, 31, 28। अब कितने हुए? 182। तो टोटल कर लें यार, 153 था ना, प्लस उसमें 28 कर लें, प्लस 31 कर लें यार, 200। 153 में ये दोनों ऐड कर लें और टोटल कर, बढ़ गए ना? डिफॉल्ट हुआ नहीं? हो गया डिफॉल्ट। अब करना क्या है देखिएगा, यहां पर आपने इसको इनपुट में ऐड किया था ना, तो यहां आप इनपुट में से क्या करेंगे? लेस करेंगे। यही रिवर्सल है, कहानी खत्म। इतनी बात समझ आ गई है? बल्ले बल्ले हो गई। अगर एग्जाम में आपको कोई पेमेंट मिल जाए जो पेएबल थी अमाउंट, और उसका इनपुट क्लेम कर चुके हुए हैं, एक एग्जामिनर हरकत कर सकता है, उसको समझना। क्या हरकत करेगा? अब जरा बात गौर से सुननी है, बड़ी ध्यान से, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, समझ आइए, बड़ा जबरदस्त। वो कहता है हमने परचेज की मार्च में, और यहां हमारे पास इनवॉइस नहीं थी, हम इसका इनपुट क्लेम नहीं कर सके। अभी हमने पेमेंट नहीं की जुलाई के महीने में, अभी भी क्रेडिटर्स में है, लेकिन इस महीने हमें इनवॉइस मिल गई है, इनवॉइस मिल गई है, राइट, और अभी टाइम भी नहीं हुआ, तो क्या करें? अब आप इसको इनपुट में ऐड कर ले भाई। अभी चूंकि इस 1 लाख रुपए के ऊपर जो हमने टैक्स दिया हुआ है 17,000 रुपया, वो हमारा हक था कि हम इसको इनपुट बना दें। ये मार्च, अप्रैल, मई और जून ये इनपुट ना बन सका क्योंकि इनवॉइस नहीं थी। इनवॉइस मिली है हमें जाके कब? जुलाई में। तो इनवॉइस के बगैर तो क्लेम नहीं कर सकते, तो अब हमने क्लेम कर लिया। समझ आ गई है? अब अगर जुलाई, अगस्त हमने अपने टाइम पे पेमेंट ना की, यहाँ क्लेम उस महीने में जाके रिवर्सल पड़ेगी।
कहानी समझ आई है? दोबारा सुन लीजिएगा। इनपुट क्लेम नहीं किया, ये दुनिया और है, ये दुनिया तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, ये कहानी सुनी है ना? नहीं सुनी? चलें अब सुन लें। भाई आपने इनपुट क्लेम कर लिया है, राइट? दोबारा नहीं करना, डिफॉल्ट हो गया तो रिवर्सल पड़ेगी। ये दो ऐसी चीजें हैं, इसमें बड़े बड़े पन्ने खां गलती करते हैं पेपर में। ये दो अजीब चीजें हैं। एक मिनट ठहर जाए, ये पहले बात समझ आ गई कि अगर इनपुट क्लेम कर चुके हैं दोबारा नहीं उसको कभी करना, उसका सोचना है कि इसकी रिवर्सल डालूं या ना डालूं। लेकिन अगर इनपुट ही क्लेम नहीं किया, राइट, तो फिर उसका पहले इनपुट क्लेम करें। इसके लिए लॉ ने एक शर्त लगा दी है, वो 6 महीने है। कितने हैं? 180 और 6 महीनों को मिक्स तो नहीं करोगे ना? आप सुनिएगा, ये जो 180 वाला किस्सा है ना, इसका ताल्लुक क्रेडिटर के साथ है, और इसका ताल्लुक ये है कि आप इसकी इनपुट ऑलरेडी क्लेम कर चुके हुए हैं। इसकी ऑलरेडी इनपुट क्लेम, ये बात बड़ा तसल्ली से आज सोचना है, किसी को सुनानी भी है, सुननी भी है, ताकि ये बात आपकी गुटी में बैठ जाए। गुटी नहीं जैसे पीते बचपन में, वो आपको तो पिलाई नहीं, आपको तो मोबाइल दिखाया गया बचपन में, गुटी होती थी। अच्छा 5 मिनट रह गए हैं, मैंने इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा कंफर्म करना है। ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। इनपुट क्लेम कर चुके हैं, आपको एग्जामिनर कह रहा है कि अभी तक पेमेंट नहीं की, दोबारा इनपुट नहीं क्लेम करना। कहीं डिफॉल्ट तो नहीं हो गया? अगर डिफॉल्ट हो गया तो इनपुट में से इसको माइनस करना है, अगर डिफॉल्ट हो जाए, और वो कितना 180 पे। अगली कहानी मैंने ये सुनाई है कि अगर आपको कोई परचेज की, कोई एक्सपेंस हुआ, इनवॉइस नहीं थी, कोई वजह बन गई, आप इनपुट क्लेम नहीं कर सके, 6 महीने हैं उस महीने को छोड़ के। देखिएगा अब दोबारा आते हैं, मार्च की इनवॉइस थी ना, इसको छोड़ दें। इसके बाद 6 महीने तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक की, ये आपको 6 महीने लॉ ने दिए हैं। सितंबर अक्टूबर में नहीं कर सकते आप। दोबारा सुन लीजिएगा, अगर कोई इनवॉइस आपने कोई चीज परचेज की, इनवॉइस नहीं, कोई वजह बनी, नहीं कर सके, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उस महीने के बाद भी 6 महीने हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए एग्जामिनर जो एग्जाम में वर्ड यूज करेगा, अनक्लेम्ड इनवॉइस। क्या वर्ड यूज करेगा? अन अच्छा अब देखें, अगर वो कहे जी ये जनवरी की परचेज थी, आप कहाँ हैं? जुलाई में, बताएं इसका इनपुट क्लेम हो सकता है या नहीं? सोच के बताएं ना। जनवरी की, आप जुलाई में हैं, जुलाई जनवरी को छोड़ दें, उसके बाद फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यस ठीक है, अब इसको इनपुट में डाल देंगे, ठीक है। अब सुनिएगा, जुलाई में है, वो कहता है नवंबर की परचेज है, पिछले साल की, नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते। और अगर हमारी वो परचेज में शामिल है तो निकाल दें, नहीं तो डालना नहीं। कितना जबरदस्त हो गया। अगर परचेज में शामिल है तो निकाल दें, और नहीं तो इग्नोर कर दें। असल बात ये है, राइट? लेकिन जी जो स्टूडेंट इन चीजों को अभी तक पढ़ा दी है आपको, ये चीजें जो अभी तक मैंने पढ़ा दी हैं आपको, यहां तक मैंने आपको दी आज 17 तक, फिक्स एसेट का भी और इनपुट का भी 17 पॉइंट तक मैंने करवा दिए, आधा काम मैंने फड़का दिया आज। जो स्टूडेंट यहां तक जो मेरे 5 लेक्चर हैं कर लेगा इंशाअल्लाह ताला, उसका मेरे अपने जाती ख्याल ये है, मेरा जाती ख्याल ये है कि उसको कम से कम 90% क्वेश्चन कर सकता है वो एग्जाम। कितने कर सकता है? 90%।
क्वेश्चन कर सकता है इन मेरे इश्यूज के ऊपर। ये तावीज गले में डाल लें, इसको याद कर लें। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए तो कुछ नहीं आ रहे क्लास, रिकॉर्डिंग की वजह से तो नहीं आ रहे। अब देखिएगा अगली, एक मिनट ठहरेंगे, मेरी जरा शाबाश भी आपने आज मुझे देनी है। इसके साथ मैंने क्या किया, न्यूमेरिकल बनाया हुआ जी। आउटपुट, इनपुट, अपॉर्शनमेंट, वर्किंग, वर्किंग 1, वर्किंग 2। आपके अक्सर सवाल इस फॉर्मेट के ऊपर फिट बैठेंगे, अक्सर सवाल जो हैं वो इसके ऊपर फिट बैठेंगे। वो मेरे जो मैंने बेसिक क्वेश्चन है वो 25, लेकिन जहां तक मैंने करवा दिए हैं ना वहां तक सफिशिएंट है। अब हम किताब के ऊपर शिफ्ट होंगे, वहां टाइम नहीं लगाएंगे। फाउंडेशन तैयार होगी हमारी, अब किसके ऊपर आएंगे, अब किताब के सवाल पे सवाल। समझ आएगी। अब क्या करेंगे, सवाल के ऊपर सवाल करते जाएंगे और इंशाल्लाह वज़्ज़ोजल होगा। कल बिजनेस की मैंने रिवीजन करवानी है 1.5-2 घंटे में, बिजनेस इनकम, उसकी रिवीजन करवानी है 2 घंटे 1.5 घंटे, जितना भी टाइम लगे जी। ऑनलाइन